आप सभी का अपना YouTube चैनल हेल्प ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग हिंदी व्याकरण से यानी कि टॉपिक जो है संधि, यानी कि आज हम लोग हिंदी व्याकरण में संधि को सीखेंगे। अगर आपसे संधि का क्वेश्चन नहीं बन पाता है तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे संधि का क्वेश्चन मिस ना हो पाए। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे कहा जाए, क्या कहा जाए कि संधि, संधि किसे कहते हैं? तो संधि किसे कहते हैं यानी कि दो वर्णों के मेल से, क्या है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। यानी कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को संधि कहते हैं। तो दोस्तों कहा जाए कि संधि के कितने भेद हैं? संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के यहाँ पे तीन भेद है। कितने भेद है? भेद है तो तीन है। यानी कि पहला कहा जाए कौन सा संधि? तो स्वर संधि। और दूसरा कहा जाए कौन सा संधि? तो दूसरा है व्यंजन संधि। और तीसरा कहा जाए कौन सा संधि है? तो तीसरा है विसर्ग संधि। संधि कितने हैं? तो तीन है। कौन कौन? तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन इस तरह से नहीं पूछता है, बहुत कम पूछा जाता है कि स्वर संधि के कितने, संधि के कितने भेद होते हैं। तो इस तरह से बहुत कम पूछी जाती है। इसका मतलब कि जैसे एग्जांपल में कह दिया जाए कि महेश, इस तरह से पूछ देता है महेश, महेश कौन सा संधि है? महेश कौन सा संधि है? यानी कि इस तरह से करके पूछता है। तो हम लोग उसी के बारे में आज जानेंगे ताकि हम लोगों का यानी कि संधि से क्वेश्चन मिस ना हो पाए। तो यहाँ पे संधि के तो कह दिया गया कि तीन भेद है, पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। लेकिन कहा जाए कि स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? पहला कौन? तो दीर्घ संधि। और दूसरा कौन है? तो गुण संधि। और तीसरा क्या है? तो वृद्धि संधि। और चौथा क्या है? तो यन संधि। और पांचवा क्या है? तो अयादि संधि। क्या है? स्वर संधि के कितने भेद? 5 भेद। कितने भेद? 5 भेद। यानी कि पहला दीर्घ संधि, दूसरा कौन सा संधि? तो दीर्घ के बाद गुण। आप सीरियली ढंग से याद रखें ना रखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जैसे याद रखें इसको यानी कि पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि और तीसरा क्या है? वृद्धि संधि और चौथा यन संधि और पांचवा अयादि संधि। तो चलिए हम लोग पहला को देखेंगे दीर्घ संधि के। और इसमें व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का कोई भेद नहीं होता है, इसमें सिर्फ नियम आपको याद रखना पड़ता है। तो यहाँ पे स्वर संधि के सिर्फ 5 भेद है। कह दिया जाए कि स्वर संधि के कितने भेद है? तो 5 याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग दीर्घ संधि के बारे में डीपली जानेंगे। तो दोस्तों हम लोग स्वर संधि का पहला भेद को देखेंगे। यानी कि पहला भेद कौन सा है? दीर्घ संधि। यानी कि दीर्घ संधि को देखेंगे हम लोग। दीर्घ संधि यानी कि ऑप्शन में जैसे कह दिया जाए कि मतानुसार, भोजनालय, ये सब कौन सा संधि है? तो दीर्घ संधि है। कैसे जानेंगे? तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक तरफ अ यानी क्या दिखेगा? अ प्लस क्या दिखेगा? अ प्लस यानी धन बोल सकते हैं इसको, अधन, अ का मात्रा यानी कि या तो आपको आ का मात्रा दिखे तो ये दोनों वर्णों के मेल से क्या मिलेगा? यानी कि क्या बनेगा? दोनों स्वरों के मेल से तो आ का स्वर निकलेगा। किसका स्वर निकलेगा? आ का। यानी कि जब आपको एक तरफ अ और दूसरी तरफ चाहे तो आपको आ का मात्रा मिले या तो आ का मात्रा मिले तो क्या विकार उत्पन्न होगा? तो आ का। किसका मेल होगा? फिर आ बनेगा। उसी प्रकार यहाँ पे कहा जाए एक तरफ ई रहे और दूसरी तरफ क्या रहे? हर्षी ई या तो दीर्घ ई, तब यहाँ पे क्या बनेगा? तो यहाँ पे दीर्घ ई बनेगा। क्या बनेगा? दीर्घ ई। उसी प्रकार यहाँ पे एक तरफ उ आपको नजर आ और दूसरी तरफ हर्षी उ या तो आपको दीर्घ उ नजर पड़े, इसका मतलब कि क्या विकार उत्पन्न होगा? तो दीर्घ उ का। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, मैं फिर से एक बार रिवीजन करवा देती हूँ। यानी कि एक तरफ आ का मात्रा और दूसरी तरफ ये दोनों में से कोई का मात्रा मिले तो आपको आ का मात्रा आएगा। क्या का मात्रा आएगा? आ का मात्रा। और यहाँ पे अगर एक तरफ ई मिले, हर्षी ई, और दूसरी तरफ हर्षी ई या दीर्घ ई मिले तो यहाँ पे क्या बनेगा? दीर्घ ई। क्या? दीर्घ ई। उसके बाद में एक तरफ हर्षी उ मिले और दूसरी तरफ आपको हर्षी उ या दीर्घ उ मिले तो यहाँ पे आपको दीर्घ उ का मात्रा बनेगा। दोस्तों ये सब इतना मैं इसलिए लिखी हूँ क्योंकि इस तरह से पूछ दिया जाता है एग्जाम में। जैसे कि कह दिया जाए कि ई प्लस यानी ई धन ई से क्या विकार उत्पन्न होगा तो आपको क्या लगाना है? तो दीर्घ ई बनेगा।
ई प्लस ई से यानी कि क्या विकार उत्पन्न होगा, तो दीर्घी। या इस तरह से भी कहा जा सकता है कि उ धन उ, यानी कि दीर्घी रहे या हर्षी रहे, कोई रहे, तो फिर क्या विकार उत्पन्न होगा, तो उ विकार उत्पन्न होगा। यानी कि जब आपको क्या बोला जाता है, ये सभी मात्रा अगर दिख जाए, ये तीनों मात्रा किसी भी शब्द में, तो इसका मतलब है कि वह कौन सा संधि है, तो स्वर संधि का पहला दीर्घ संधि। कौन सा संधि है, तो दीर्घ संधि। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे दीर्घ संधि होगा। जैसे में यहाँ पे एग्जाम्पल में है, क्या है, मत धन अनुसार। क्या है, मत धन अनुसार। अब बताइए आप यहाँ पे मत में देखिए, मत में क्या छिपा हुआ है, तो आ का मात्रा छिपा हुआ है। क्या का मात्रा, आ का मात्रा। तो यहाँ पे देखिए आ निकल गया, और यहाँ पे प्लस जम के त्यों, उसके बाद में यहाँ पे क्या है, तो आ है। शुरू में यानी कि दिखाई दे ही रहा है, तो यहाँ पे आ हो गया, यानी कि विकार अब किसका उत्पन्न हो गया, तो आ का। किसका विकार उत्पन्न हो गया, आ का। अब यहाँ पे जब इसका मेल करेंगे तो क्या बन जाएगा, म जम के त्यों बनेगा, ता जम के त्यों बनेगा, यहाँ पे अ प्लस आ से क्या बना, आ बना। तो यानी कि आ का मात्रा कैसे दिखाते हैं, ऐसे करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से एक डंडा खींच दिए, उसके बाद में यहाँ पे जो नुसार है, जो यहाँ पे जुट गया। यानी कि जब भी आपको आ का मात्रा बीच में कहीं भी शब्द में दिखे, इसका मतलब है कि ये कौन सा संधि है, तो दीर्घ संधि। यानी कि आ का मात्रा या ई का मात्रा दीर्घ ई, क्या, दीर्घ ई और दीर्घ उ का मात्रा आपको कोई भी शब्द में मिल जाए, तो इसका मतलब कि ये है कि ये कौन सा संधि है, दीर्घ संधि है। कौन सा संधि है, दीर्घ संधि। जैसे में दूसरा एग्जांपल, जैसे भोजन प्लस आलय। क्या है, भोजन प्लस आलय। तो भोजन प्लस आलय से क्या बनेगा, तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे लास्ट में न है, और न में किसका मात्रा छिपा हुआ है, तो अ का। किसका, अ का। तो यहाँ पे अ लिख दिए, उसके बाद में यहाँ पे प्लस जम के यानी कि धन जम के, उसके बाद में यहाँ पे किसका मात्रा है, आ का। किसका मात्रा है, आ का। तो यहाँ पे अ धन आ से क्या बनेगा, आ बनेगा। क्या बनेगा, आ बनेगा। तो अब इसको जोड़ेंगे, जब इसको मेल करेंगे तो क्या बन गया, भोजन जम के त्यों लिख दिए, भोजन जम के त्यों। यहाँ पे आ और आ से क्या मात्रा बना, आ का। तो आ का मात्रा कैसे लिखाता है, ऐसे। तो यहाँ पे एक डंडा दे दिए, पाई दे दिए, और यहाँ पे ये ल जम के ते और या जम के त्यों। इस तरह से क्या बन गया, यहाँ पे भोजनालय। क्या बन गया, भोजनालय। यानी कि आपको याद रखना है, सिर्फ दीर्घ संधि में आपको कहीं भी शब्द में आ का मात्रा, ई का मात्रा, उ का मात्रा अगर दिख जाए, तो यह कौन सा संधि है, तो ये स्वर संधि है। कौन सा संधि है, स्वर संधि है। नेक्स्ट को हम लोग देखेंगे कौन सा संधि, हम लोग स्वर संधि का दूसरा भेद देखेंगे। क्या, तो गुण संधि। कौन सा संधि, गुण संधि। गुण संधि में अगर आपको एक तरफ अ या आ, ये दोनों में से किसी का एक तरफ मिले और दूसरी तरफ क्या मिले, हर्षी ई, या तो कर सकते हैं दीर्घ ई, ये दोनों में से फिर कोई मिले, तो आपको कौन सा विकार बनेगा, तो ए का बनेगा। क्या बनेगा, ए का। और ए का मात्रा में सिर्फ ऐसे इस्तेमाल किया जाता है, एक पाई, या तो कह सकते हैं एक चोटी, इस तरह से। और आपको एक और मिले, यानी कि एक और, एक तरफ आ, या तो आपको मिले क्या, आ या आ इस तरफ मिले, या दूसरी तरफ फिर आपको मिले उ, हर्षी उ, या कह सकते हैं दीर्घी उ, दोनों में से कोई मिले, तो आपको कौन सा विकार उत्पन्न होगा, ओ का। क्या होगा, ओ का। और ओ का मात्रा कैसे होता है, एक पाई ऊपर और एक पाई नीचे। और दूसरा में यहाँ पे तीसरा में क्या है, एक तरफ अ, या तो आपको आ का मात्रा मिले और दूसरी तरफ ये री का मात्रा मिले, तो क्या विकार उत्पन्न होगा, अर। क्या होगा, अर। दोस्तों इस तरह मेरा लिखने का मकसद इसलिए है क्योंकि एग्जाम में इस तरह से पूछ दी जाती है, कैसे कि अ धन ई से क्या मेल करेगा, यानी कि क्या बनेगा, कौन सा विकार उत्पन्न होगा। तो अ धन ई से क्या बनेगा, चाहे तो वो हर्षी रहे या तो दीर्घी रहे, तो क्या विकार उत्पन्न होगा, तो ए का। किसका, ए का, जिसका मात्रा में क्या इस्तेमाल करते हैं, एक चोटी। यानी कि गुण संधि में अगर कहा जाए आपको कि जिस भी शब्द में, यानी कि जिस भी शब्द के ऊपर माथे पे एक चोटी लगा रहे, इसका मतलब की है वो कौन सा संधि कहलाएगा, तो गुण संधि कहलाएगा। देखिए यहाँ पे इसमें भी एक पाई है, और यहाँ पे भी जब ओ का मात्रा आया तो ऊपर में एक चोटी है। चलिए हम लोग जैसे में एग्जाम्पल से देखेंगे। जैसे में है, क्या है एग्जाम्पल में, देव धन इंद्र। क्या है,
देवधन इंद्र। तो देवधन इंद्र से क्या बनेगा, चलिए मैं बताती हूँ। यहाँ पे देखिए व में क्या निकल रहा है, यानी कि आ का मात्रा लगी हुई है। बोलिए व, यानी कि आ की मात्रा लगी हुई है। इसका मतलब कि यहाँ पे क्या है, अ है। और यहाँ पे क्या है, ये तो साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि किसका मात्रा है, हर्षी ई का। किसका, तो हर्षी ई का। तब कौन सा विकार यहाँ पे उत्पन्न होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या उत्पन्न होगा, आ प्लस ई से क्या मेल खाता है, तो ए का। और ए क्या कहता है, एक पाई, यानी यहाँ पे लिख देंगे एक पाई। इस तरह से बना। अब इसको जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, दे और व जम कहते हैं। और यहाँ पे इसको जब मेल किए तो क्या बना, ए बना। तो यहाँ पे इस पे पाई दे देंगे। अब ये और ये इसका काम हो गया। इसका मतलब अब क्या जोड़ना है, ये दोनों को जोड़ देना है। तो यहाँ पे इंद्र, तो क्या बन गया, देवेंद्र। क्या बन गया, देवेंद्र। यानी कि दोस्तों अगर आपको इस तरह से रहेगा, यानी कि तब क्या बनेगा, देवेंद्र। और अगर आप इसको बनाइए, इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसको भी कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए व में सॉरी र में देखिए क्या है, तो र बोलिए र, आ का मात्रा छिपा हुआ रहता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अ है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए साफ दिख रहा है क्या है, उ है, हर्षी उ। तो यहाँ पे उ लिख दी। अब अ प्लस उ, यानी कि अ धन उ से किसका मात्रा आएगा, तो यहाँ पे किसका, तो ओ का। और ओ का मात्रा में कैसे लिखाता है, एक पाई ऊपर और एक पाई नीचे। तो इसको जब मेल करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए क्या बनेगा, बी। यहाँ पे राजम कहते हैं। अब जब मेल किए तो क्या बना, ओ का मात्रा। तो इसके पाई में एगो ऊपर पाई एगो नीचे पाई कर दिए। उसके बाद में यहाँ पे ये चित्त लिखा हुआ है, जो क्या कर देंगे, चित्त लिख देंगे। यानी कि तो फिर क्या बन गया, ये विरोचित। क्या है, विरोचित। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे डायरेक्टली ऐसे संधि विच्छेद में नहीं दिया रहेगा, मान लिया जाए कि आपको डायरेक्टली दिया रहे कि देवेंद्र, क्या है, देवेंद्र। देवेंद्र कौन सा संधि है, आपसे डायरेक्टली पूछ दिया जाए कि देवेंद्र कौन सा संधि है, तो आप क्या बताएंगे, देवेंद्र कौन सी संधि है, तो गुण संधि है। क्या है दोस्तों, गुण संधि। इसको कैसे पहचानेंगे डायरेक्ट कि ये गुण संधि है, तो जिसके माथे पे आपको एक चोटी दिखे, देखिए एक चोटी है, और एक चोटी कहाँ दिखे, बीच में दिखता है, जहां पे संधि का यानी कि संधि कीजे होता है, यानी कि टूटता है, जहां से टूटता है वहीं के आसपास वहां पे एक चोटी आपको दिखेगा। यानी कि फिर यहाँ पे भी देखिए, यहाँ से भी देखिए, यहाँ भी है एक चोटी। यानी कि जिस भी शब्द में आपके माथे पे बीच में एक चोटी दिखेगा, इसका मतलब है, यानी कि एक चोटी का मतलब एक पाई। अगर एक पाई दिखे तो इसका मतलब क्या समझना है कि ये कौन सा संधि है, तो यह गुण संधि है। तो दोस्तों नेक्स्ट कौन सा संधि है, तो वृद्धि संधि। कौन सा संधि है, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि यानी कि वृद्धि संधि का उदाहरण और एग्जांपल से कैसे समझेंगे कि ये वृद्धि संधि है, तो चलिए मैं दिखाती हूँ कैसे समझना। एक तरफ आपको अ या आ क्या दिखे, एक तरफ अ या आ और दूसरी तरफ आपको ए या ए, ये दोनों में से किसी का मात्रा दिखे तो आपको क्या बनाना है, ए की मात्रा। किसका, ए की मात्रा। और ए की मात्रा जो है कुछ इस तरह से होता है। नेक्स्ट है इसमें फिर एक तरफ अ या आ क्या दिखे, अ या आ और दूसरी तरफ ओ या क्या दिखे, ओ। अगर ये दोनों फिर दिखे, यानी एक तरफ अ या आ और दूसरी तरफ ओ और ओ या ओ, इसका मतलब क्या बनाना है आपको, ओ। और इसका मात्रा कुछ इस प्रकार से होता है। तो दोस्तों इस तरह से मेरा लिखने का मकसद ये है, क्योंकि इस तरह से भी एग्जाम में पूछ देता है। जैसे कह दिया जाए कि अधन ए, अधन ए से किसका मात्रा बनेगा, तो आप इस तरह से बता देंगे कि ए बनेगा, और ए का मात्रा कुछ इस तरह से होता है। तो इसीलिए मेरा मकसद इस तरह से लिखने का, नहीं तो हम भी डायरेक्ट बता देते कि जिसके माथे पे दो चोटी यानी कि कौन सा संधि, वृद्धि संधि, और जिसके माथे पे एक चोटी इसका मतलब कि गुण संधि। कौन सा संधि, गुण संधि। तो इस तरह से लिखने का मेरा मकसद यही है कि आपको कहीं से भी पूछे तो आप इसको आंसर सही कर दें। तो एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। जैसे क्या है, सदा जोड़ एव। क्या है, सदा जोड़ एव से क्या बनेगा, तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे क्या बनेगा। यहाँ पे देखिए द में किसका मात्रा लगा हुआ है, तो अ का, आ का, यानी कि यहाँ पे आ लिख देंगे। क्या लिख देंगे, आ। उसके बाद में क्या है, यहाँ पे धन है तो लिख देंगे ये। और यहाँ पे देखिए आपको साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो ए का मात्रा। क्या दिख रहा है, ए का मात्रा। तो यहाँ पे आप क्या ए का मात्रा कुछ कैसे होता है, तो ऐसे कुछ होता है। इसका मात्रा में ऐसे इस्तेमाल करते हैं, ऊपर में दो पाई
तो अब इसको ज्वाइंट करेंगे तो क्या बनेगा, सदा, सॉरी यहाँ पे पहले सद लिख देंगे और यहाँ पे जो मेल किए हैं तो किसका विकार उत्पन्न हुआ है, ए का, तो इस पे 2 पाई लिख देंगे और उसके बाद में यहाँ पे जो वह है वो इस तरह से लिख देंगे, यानी कि क्या बन गया, सदैव, क्या बन गया, सदैव। तो दोस्तों अगर आपको इस तरह से कुछ दिखे, यानी कि बीच में, कहाँ दिखे, बीच में अगर आपको बीच में अगर आपको 2 पाई यानी कि 2 चोटी दिखे तो आपको क्या लगाना है, तो वृद्धि संधि। अगर बीच में आपको 1 पाई अगर दिखे तो कौन सा संधि लगाना है, तो कौन सा संधि लगाना है, गुण संधि। और आपको डबल दीर्घ संधि यानी कि कहा जाए तो कहीं पे आपको क्या मिला जाए, आ का मात्रा आपको दिखे, या तो कह सकते हैं किसका मात्रा, ई का मात्रा दिखे यानी कि बड़ी मात्रा, ई का मात्रा दिखे, और फिर किसका मात्रा, उ का मात्रा दिखे, यानी कि आ या ई या उ, ये तीनों का मात्रा अगर आपको दिखे तो इसका मतलब कि वो दीर्घ संधि होगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट को देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है। तो दोस्तों नेक्स्ट कौन सा संधि है, यन संधि है। क्या है, यन संधि है। इसको मोटे मोटे तौर पर हम अभी ध्यान रखेंगे कि यन संधि को कैसे पहचानेंगे। तो दोस्तों आपको अगर य व र, क्या है, य व र के पहले आधा अक्षर मिल जाए तो इसका मतलब आपको क्या देखना है कि यह कौन सा संधि है, तो आपको समझना है कि यह यन संधि है। कौन सा संधि है, यन संधि है। जैसे में प्रतिधन एक, तो क्या बना, प्रति। जैसे इसमें देखेंगे य के पहले क्या है, आधात्ता है, क्या है, य के पहले आधात्ता है, इसलिए इसका मतलब यह है कि यन संधि है। कौन सा संधि है, यन संधि है। दूसरा जैसे एग्जांपल देखेंगे, सु प्लस यानी कि धन अच, क्या है, सु धन अच, यानी कि क्या इसका बनेगा, स्वच्छ, क्या बनेगा, स्वच्छ। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे व के पहले क्या है, आधा लगा हुआ है, आधा अक्षर है। इसका मतलब है कि जिस भी शब्द के, यानी कि यहाँ पे य व र, यानी य व र के पहले आधा कोई भी अगर शब्द अक्षर, सॉरी शब्द नहीं अक्षर आए तो आपको समझना क्या है कि यन संधि है। नेक्स्ट एग्जांपल से अनु प्लस यानी अनुधान एशन, क्या है, अनुधान एशन से क्या बनेगा, अन्वेषण, क्या बनेगा, अन्वेषण। जैसे यहाँ भी देख सकते हैं व के पहले आधा न लगा हुआ है, यानी कि याद रखना है कि य व र के पहले आधा अक्षर य र व, क्या य र व के पहले आधा अक्षर अगर दिखेगा तो कौन सा संधि है, यन संधि है। और गुण संधि कहा जाए कि जिसके माथे पे 1 चोटी तो गुण संधि, और जिसके माथे पे 2 चोटी तो वृद्धि संधि, और जिसके आगे यानी य व र के पहले आधा अक्षर दिखे तो यह कौन सा संधि, यन संधि। तो अब हम लोग नेक्स्ट को देखेंगे, 5वां है। तो दोस्तों नेक्स्ट कौन सा संधि है, अयादी संधि है। कौन सा संधि है, अयादी संधि है। तो इसको भी आप मोटी मोटी तौर पर याद रखिए, यानी कि कोई भी शब्द में ये मात्रा अगर नहीं दिखे, इनमें से नहीं ए का मात्रा, नहीं ए का, और ना ही ओ का, और ना ही औ का, इनमें से किसी का मात्रा आपको नहीं दिखे, यानी कि ना हो, यानी कि किसी का मात्रा इनमें से कोई ना हो, इसका मतलब आपको क्या समझना है, ये अयादी संधि है। कौन सा संधि है, अयादी संधि, यानी कि न ए का मात्रा हो, न ओ का, न औ का, यानी कि इनमें से कोई मात्रा ना हो। जैसे में एग्जांपल में कह दिया जाए नयन, क्या है, नयन, यानी कि देखिए इसमें कोई मात्रा नहीं है, किसी का भी मात्रा नहीं है, नहीं ए का नहीं औ का, यानी कि इसका मतलब ये कौन सा संधि है, तो अयादी संधि है। कौन सा संधि है, अयादी संधि है। उसके बाद में चयन, चयन में भी देखिए यहाँ पे कोई का मात्रा, इनमें से कोई का मात्रा नहीं है, इसका मतलब चयन कर दिया जाए कौन सा संधि है, तो अयादी संधि है। उसके बाद में पवन, तो ये कौन सा संधि है, अयादी संधि है। और दोस्तों ये मोटी मोटी तौर पर अगर देखा जाए तो 3 अक्षर का होता है अयादी संधि। कितने अक्षर का होता है, 3। जैसे कि ये तीनों एग्जांपल में देख सकते हैं 3 अक्षर का है। तो दोस्तों ये है हम लोग का कौन सा संधि हम लोग सीखे, ये तो स्वर संधि का 5 भेद सीख लिए, यानी 5 बेटा को देख लिए, यानी कि दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि और अयादी संधि। अब हम लोग नेक्स्ट को थोड़ा सा देखेंगे, कौन सा संधि, तो व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को कैसे पहचानेंगे तुरंत, यानी कि तो उसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। तो दोस्तों हम लोग मोटी मोटी तौर पे व्यंजन संधि को देखेंगे कि व्यंजन संधि को कैसे पहचानेंगे कि ये व्यंजन संधि है। तो दोस्तों चलिए मैं बताती हूँ। पहले अक्षर अनुस्वार, यानी कि जिस भी शब्द के पहले अक्षर पर आपको अनुस्वार मिले, इसका मतलब आपको समझना है कि वह व्यंजन है। दोस्तों अगर जिस भी शब्द के पहले अक्षर पे उसके यानी कि अनुस्वर की मात्रा यानी अनुस्वर मिले
तो आपको क्या समझना है कि वह व्यंजन है। कैसे? तो एग्जाम्पल से देखिए, जैसे संहार, अगर एग्जाम्पल में दे देता कि संहार क्या है, यानी क्वेश्चन में दे देता कि संहार क्या है, तो आप कैसे पहचान पाती कि ये व्यंजन है। तो देखिए यहाँ पे पहले अक्षर है, पहले अक्षर पे ही बिंदु लगा हुआ है, यानी कि अनुस्वर की मात्रा लगा हुआ है। इसका मतलब ये कि स्वर संधि, सॉरी व्यंजन संधि है। कौन सा संधि है? व्यंजन संधि। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल संसार, क्या है? संसार। यहाँ पे भी देखिए पहले अक्षर के माथे पे ही क्या लगा हुआ है? अनुस्वर की मात्रा। इसका मतलब क्या है? तो व्यंजन संधि है। नेक्स्ट एग्जांपल में जैसे संवाद, उसी प्रकार संयोग, इसका मतलब ये कौन सा संधि है? तो व्यंजन संधि। मोटी मोटी तौर पे याद रखना है कि जिस भी शब्द के शुरू अक्षर पे अनुस्वर की मात्रा हो तो वो व्यंजन संधि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? व्यंजन संधि। और दूसरा नियम में और देखेंगे कैसे पहचानेंगे। तो यदि आपको कोई भी शब्द में इस तरह से चच यानी कि डबल मात्रा, यानी कि एक आधा और एक पूरा अक्षर दिखे, जैसे कि नन, फिर उसी प्रकार आधा ज, फिर पूरा ज मिले आपको, और फिर उसी प्रकार से आधा, एक आधा ल और दूसरा पूरा ल, पूरा यानी कि ल, यानी कि कंप्लीट ल, तो कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ पे ऐसा यानी कि चच नन जज लल, यानी कि ऐसा दिखे शब्द में कहीं पे, तो इसका मतलब आपको समझना है कि ये व्यंजन संधि है। एग्जांपल से देखेंगे, जैसे में उज्जवल, आपको दे दिया जाता है कि उज्जवल कौन सा संधि है। देखिए यहाँ पे डबल है, यानी कि जा का मात्रा डबल है, एक आधा है एक पूरा है, इसका मतलब कि उज्जवल कौन सा संधि है? तो व्यंजन संधि है। उसी प्रकार नेक्स्ट है उल्लास, क्या है? उल्लास। यहाँ पे भी देखिए ल, एक ल कंप्लीट है, एक आधा है, यानी कि डबल है यहाँ पे, यानी कि उल्लास फिर कौन सा संधि है? तो व्यंजन संधि है। यानी कि इस तरह से भी समझेंगे कि ये कौन सा संधि है? व्यंजन संधि है। और नेक्स्ट में क्या है? अगर आपको षट यानी कि ऐसा दिखे, फिर आधा च और छ दिखे, उसके बाद में आधा न या दिखे, इस तरह से दिखे, तो इसका मतलब आपको समझना है कि कौन सा संधि है? तो व्यंजन संधि है। कौन सा संधि है? व्यंजन संधि। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं पृष्ठ, देखिए यहाँ पे लगा हुआ है इस तरह से। फिर नेक्स्ट में जैसे विच्छेद, यहाँ पे देखिए आधा च है और फिर छ है। तो इस तरह से आप मोटी मोटी तौर पे व्यंजन संधि को ध्यान में रख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें व्यंजन संधि में बहुत से नियम हैं, तो एग्जाम के समय में अगर आप देखेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए इतना ही व्यंजन संधि सिर्फ इतना पहचान सकते हैं, इतना ही में आप यानी कि क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं आपसे अब विदा लेना चाहती हूँ, अगर आप, और मैं आपसे माफी भी मांगना चाहती हूँ। क्यों? तो दोस्तों मैं आपको किसी भी विषय का थ्योरी नहीं करा पाई, इसलिए मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। और दोस्तों अगर आपके यानी कि छोटे भाई बहन हो या तो आपके दोस्त हो, फ्रेंड हो, यानी कि कोई भी हो, तो मेरी वीडियो उन तक शेयर कीजिए, क्योंकि मैं उन लोगों के अच्छी तरह से पढ़ाना चाहती हूँ, यानी कि थ्योरी बेसिस। दोस्तों क्योंकि होता क्या है कि हम लोग जब थ्योरी को नहीं समझते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव को याद करते हैं, तो होता इस तरह से है कि हमको कहीं पे आंसर उसका कुछ मिल जाता है, कहीं पे उसका आंसर कुछ मिल जाता है। जब आप थ्योरी को याद रखेंगे, थ्योरी को समझेंगे, तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन आप यूं चुटकियों में बनाकर, यानी कि चुटकियों में बजाकर आप आंसर सही करेंगे। तो इसीलिए मैं माफी आपसे मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपको थ्योरी नहीं करा पाई। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।